दोस्तों हमने ऐसी भी स्टोरी देखी है कि जिस व्यक्ति का बाप और माँ कोविड पेशेंट है उनको एडमिट किया गया है, लेकिन कोई भी देखने के लिए नहीं गए। और सिर्फ एंड में जब पता चला कि उनकी डेथ हुई और ये जो बच्चे थे वो स्मशान घाट गए अंगूठा लेने के लिए, तो ये भयंकर परिस्थिति थी जिसको हम कहते हैं कि इंसानियत टूट चुकी थी, मर चुकी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल। आज हम जवाहर भवन में एक बड़ा कार्यक्रम है कोरोना के 5 साल के बाद। हमारे साथ शकुंतला भालेराव हैं। शकुंतला भालेराव जन स्वास्थ्य अभियान से जुड़ी हुई हैं और कोरोना महामारी जिसको कहते हैं, कोरोना तो आज भी है देश भर में, आज भी हजार मामले कोरोना के हैं, लेकिन तब एक बड़ा भय था। उस दौरान इन्होंने खुले रूप में बड़े राज्य स्तर पर काम किया है, तो उसको लेकर के अपने अनुभव को बताएंगे कि किस प्रकार का अनुभव रहा, जो कैजुअल्टी है उनकी क्या स्थिति रही, किस तरह। नमस्ते, मैं शकुंतला, मैं महाराष्ट्र से हूँ। जैसा कि अभी बताया गया कि कोरोना के दौरान हमने स्वास्थ्य अधिकार को लेकर स्वास्थ्य के मुद्दे लोगों तक पहुंचने के लिए काफ़ी कुछ काम किया। एक इम्पॉर्टेंट काम ये रहा कि महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट अस्पताल के बेड्स ऑक्यूपाई किए थे और उसके ऊपर रेट कैपिंग किया था। और रेट कैपिंग के 3 टाइप्स थे कि जैसे आइसोलेशन बेड चाहिए हो तो 4,000 रुपये, ऑक्सीजन बेड चाहिए तो 7,500 रुपये और वेंटिलेटर बेड चाहिए तो 9,000 रुपये, और वो पीपीई किट और इसके भी रेट्स तय हुए थे। दोस्तों ये मुद्दा है कि रेट कैपिंग जब हुआ उसके साथ ही अगर जो भी पेशेंट का या पेशेंट रिलेटिव्स का 1 लाख से ऊपर बिल आएगा तो उसका ऑडिट किया जाएगा, ये भी उसके साथ साथ सरकार ने जारी की। तो उसको लेकर हमने कुछ काम किया। आप सभी को पता है कि जिस तरीके से लोग बेड करके रेमडेसिविर का इंजेक्शन, टोसिलिजुमाब, ये सब दर भटक रहे थे कि कहाँ उनको मिल जाए। कई सारी सरकार ने, कई सारे स्टेट्स में रातों रात जम्बो कोविड केयर सेंटर खड़ा किए गए और वहाँ पर लोग इलाज करते रहे। गरीब मेहनतकश लोगों की जो परिस्थिति थी वो तो आप सभी ने, हमें आंखों देखा हाल देखा है। ये दौर ऐसा था कि ये अनुभव हम कभी नहीं भूलेंगे। आप सभी को याद होगा कि लोग हजारों किलोमीटर चल के अपने गांव गए, चाहे जिंदा रहे या हमारी मौत हो, लेकिन वो हमारे परिवार के साथ हमारे गांव में हो, ये लोगों का कहना था। रास्ते पे महिला डिलीवरी हो गई, 16 लोगों का महाराष्ट्र में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। ये बहुत भयंकर घटनाएं थी और तभी हमारे हर एक में की इंसानियत जाग उठी, इंसानियत उजागर हुई और इंसानियत का पर्दाफाश भी हुआ। दोस्तों हमने ऐसी भी स्टोरी देखी है कि जिस व्यक्ति का बाप और माँ कोविड पेशेंट है उनको एडमिट किया गया है, लेकिन कोई भी देखने के लिए नहीं गए। और सिर्फ एंड में जब पता चला कि उनकी डेथ हुई है और ये जो बच्चे थे वो स्मशान घाट गए अंगूठा लेने के लिए, तो ये भयंकर परिस्थिति थी जिसको हम कहते हैं कि इंसानियत टूट चुकी थी, मर चुकी थी। लेकिन दूसरी जगह ये भी था कि कई सारे लोगों को लगा कि हम अगर 2 रोटी खा रहे तो 1 रोटी हम दूसरे को दें, क्योंकि लोग भूखे हैं। लोग जितना भी कमा रहे थे उतना कंट्रीब्यूशन देना चाह रहे थे कि लोगों तक पहुंचे। जो लोग पैदल यात्रा कर रहे थे उनके लिए खाना पानी लोग भेज रहे थे। कई लोग मैं तो मेरा कहूंगी, लेकिन कई सारे मेरे जैसे लोग रेड जोन में जाकर खाना बांट रहे थे, राशन बांट रहे थे। तो यहाँ पर इंसानियत का एक अलग रूप भी हमने देखा कि जब संकट होता है तो हमको साथ में रहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कई जगह खून का नाता टूटा, मेरे को तो लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग तो हमारे लिए बहुत दूर के लोग हैं। हाँ, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि कोविड के दौरान जिसने इमरजेंसी सर्विसेज में काम किया, हम वो सबको सैल्यूट करेंगे। तब 10 लाख रुपए भी हमको कोई लाकर देता और कोविड पेशेंट का ख्याल रखने को बोलता तो शायद हम नहीं कहते। लेकिन कई सारे सफाई कर्मचारी से लेकर सर्जन, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट तक सभी लोगों ने बहुत काम किया है, चाहे वो निजी अस्पताल के हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल के हो, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता हो या जो भी
देश चलाने वाले लोग हैं, ये सबको हम सैल्यूट करेंगे। इतिहास अगर लिखा जाएगा तो ये लोगों को कभी हम भूलेंगे नहीं। दोस्तों, हम एक छोटा मुद्दा कहने जा रहे हैं कि जैसे रेट कैपिंग महाराष्ट्र में हुआ, इसका जानकारी लोगों को नहीं था और कई सारे लोग भर्ती हो रहे थे, कई सारे लोगों का ओवर चार्जिंग हो रहा था, लेकिन लोग मतलब 10-20% ब्याज इंटरेस्ट देकर लोन उठा रहे थे। घर, जमीन, गहने गिरवी रखकर लोगों ने हॉस्पिटल का बिल चुकता किया है। हॉस्पिटल के कॉल्स आते थे जब मतलब तब वो था कि आइसोलेशन था, हमको पता ही नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है, कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के लोगों को रात में कॉल आते थे कि आपका पेशेंट सीरियस है, बिल भुगतान करना होगा। तो भले हम डरते थे, और दोस्तों डर ये प्राइवेट स्वास्थ्य क्षेत्र के सामने बिक गया। पहले भी बिक गया, अभी भी कोरोना के दौरान भी बिका और अभी भी बिकता है, क्योंकि हमारे ऊपर छोड़ देते हैं ना कि देखो पेशेंट बहुत सीरियस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। भैया आप डॉक्टर हो, आपने उसका ज्ञान लिया है, तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है। हम पेशेंट को आपके पास ले आते हैं तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। डर के मारे लोगों को फुसलाना कि आपको इतने पैसे भरना है या आपको ये सर्जरी करनी होगी, इस तरीके से प्राइवेट अस्पताल में चीज़ें चल रही है। वहाँ पर कोई नियमन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए हम देखते जा रहे हैं कि अननेसेसरी टेस्ट, अननेसेसरी सर्जरीज, अननेसेसरी प्रोसीजर्स किए जाते हैं। कई सारी कहानियां हमारे पास है, कई सारे लोगों को, कई सारे मरीजों को और मरीजों के रिश्तेदारों को हम मिले हैं कि जरूरी नहीं था कि उनकी ये सर्जरी करना चाहिए, और उसके परिणाम, उसके अनगिनत परिणाम लोग भुगत रहे हैं। कई जगह तो लोगों की मौत भी हो गई है। मेरे को पहले लगता था कि गरीब लोग ही बीमारी की वजह से मरते हैं, लेकिन अभी पता चलता है कि अमीर लोग ज्यादा मरते हैं। जिसके पास पैसा है, जिसके पास मेडिक्लेम है, जो कर्जा निकालने के लायक है, वो अस्पताल में भर्ती हो रहा है और वो शिकार हो रहा है अननेसेसरी प्रोसीजर का, अननेसेसरी सर्जरी का। तो साथियों, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर ये अब मार्केट में रुका है। मार्केट में तो नियम कानून होते हैं, लेकिन ये बिना नियम कानून के परे चला गया है। यहाँ पर मतलब कई जगह 5,000 की नॉर्मल डिलीवरी होती है, कई जगह 50,000 की होती है, कई जगह 1 लाख की। कौन तय करता है इसके लिए? कौन कहता है कि आपको 50,000 लेना है और आपको 5,000 लेना है? और सरकार में तो मुफ्त में होती है, सरकार में तो और भी कॉम्पनसेशन मिलता है। जन सुरक्षा योजना हो या पंतप्रधान मातृ वंदना योजना हो, तो क्यों 1 लाख रुपए की पैकेज है नॉर्मल डिलीवरी का? ये किसी ने पूछा नहीं। ये मुनाफा, सिर्फ मुनाफाखोरी नहीं, ये भयंकर परिस्थिति है। ये मतलब वो मार्केट के नियम कानून भी ये नहीं पाल रहे। तो मेरे को लगता है कि प्राइवेट हेल्थ सेक्टर का अकाउंटेबिलिटी के लिए सरकार जरूर कुछ ना कुछ कर सकती है, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठकर नहीं चलेगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक हेल्थ सेक्टर कमजोर हो चुका है। पब्लिक हेल्थ सेक्टर को हमको बचाना ही है, उसको स्ट्रेंथन करना है, उसमें बजट ज्यादा मांगना है सरकार से। लेकिन जो परिस्थिति बदलती है उसके दौरान लोग 80% लोग आज की तारीख में प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में जा रहे हैं, तो सरकार बिल्कुल इनके ऊपर रेगुलेशन ला सकती है। सरकार ने 2010 में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी लाया है प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के लिए, लेकिन वो अब स्टेट की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने वो एक्ट लाया है, लेकिन स्टेट की जिम्मेदारी वो अडॉप्ट करे और उसका इम्प्लीमेंटेशन करे। लेकिन आज की तारीख में ये एक्ट लाकर 15 साल हुए हैं और सिर्फ 11 स्टेट ने ये एक्ट लागू किया है। ये एक्ट में पेशेंट राइट चार्टर भी है, जिसका डिस्प्ले होना जरूरी है। लेकिन हम आज देखते हैं प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पर पेशेंट राइट चार्टर लागू है, लेकिन कौन सा लागू है उसके बारे में हम बताते हैं। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पेशेंट राइट चार्टर है। और दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का, मतलब भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनका 2019 का एक सर्कुलर है कि हर एक राज्य ने पेशेंट राइट चार्टर सभी प्राइवेट अस्पताल में लागू करना चाहिए। लेकिन आज जब हम अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर पेशेंट राइट चार्टर दिखाई देगा, जरूर दिखाई देगा, लेकिन वो NABH का है।
NABH एक ऐसी बॉडी है जो प्राइवेट अस्पताल का ऑडिट करती है, मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन अथॉरिटी। तो ये बॉडी है जो सरकार ने पत्र जारी किया है, वो चार्टर इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन NABH का किया गया है। तो सरेआम सरकार के सर्कुलर का भी प्राइवेट हेल्थ सेक्टर उल्लंघन कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि जनता ने ये आवाज उठानी चाहिए, ये चार्टर पढ़ना चाहिए, इसका अवेयरनेस करना चाहिए लोगों में भी और प्राइवेट अस्पताल में। धन्यवाद। मौजूदा दौर में जिस प्रकार निजी हॉस्पिटल में लूटपाट मची हुई है, उसकी ओर आपको इसलिए शिफ्ट किया कि कोरोना का 5 साल हो चुके हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात कही है, निश्चित तौर पर कोरोना भी याद रखा जाएगा। ये घर तक जाने की बात हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर से चलना पड़ा। एक ही झटके में ताली बजाकर देश के तमाम होटल, दुकानें, ढाबे सब बंद कर दिए गए थे और गाड़ियों का आवागमन बंद कर दिया गया था। मजदूर जहां थे उनके पास खाने के लिए कुछ था नहीं, उनके लिए पैदल चलना बहुत जरूरी था। हम सब लोगों ने देखा है किस तरीके से पैदल चलते चलते गर्भवती महिलाओं के पैरों से खून टपक रहा था और खुले आसमान के नीचे उन्होंने बच्चे जन्मे। पैदल चलते चलते हमने मजदूरों को भूख से मरते हुए देखा। एक राम सिंह था जो दिल्ली से चले पैदल, क्योंकि वो ड्राइवर थे, सब होटल बंद होकर पैदल चलते चलते बनारस में उनकी जान चली गई। और उनकी जान जाने के बनारस में इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी जान गई और उनके परिजनों को कहा गया कि आप लेकर के जाओ, लेकिन परिजन अपने परिवार के बॉडी को लेने के लिए नहीं निकले हैं। तो ये सब भी हमने देखकर, गाड़ियों से कुचल करके लोगों को मरते हुए देखकर, हमने चलते चलते पैदल बच्चों के पैरों से खून टपकते हुए देखा है। और कोरोना आज भी है। मुझे याद है कि 450 कोरोना के मामलों में ताले लगाकर देश को बंद कर दिया गया था। और जब करोड़ों करोड़ मामले हो गए, तब पहले दारू के ठेके खोले कर फिर पूरे देश के अंदर से तालाबंदी हटाई गई। कोरोना का वायरस आज भी है, वो देश छोड़ करके नहीं गया। लेकिन कोरोना के नाम पर जो तबाही और बर्बादी हुई है, वो हम सब लोगों ने बहुत देखा। शकुंतला जी, आपने जन स्वास्थ्य अभियान तो दशकों से बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। जन स्वास्थ्य अभियान और जो ये कैप की बात की गई, उनका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सरकार ने निश्चित रेट तय कर दिए थे कि किस किस प्रकार के बेड के प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कितना कीमत वसूल कर सकते हैं। और इन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया है, उसको भी थोड़ा बताएंगे आप, क्योंकि आप लोगों ने जब ऑडिट कराने के बाद लोगों के पैसे वापस कराए, प्लीज जो भी ज्यादा बताएंगे। हाँ, कोरोना के दौरान हमने महाराष्ट्र के 34 डिस्ट्रिक्ट से करीबन 2,500 फैमिली का सर्वे किया, जो 2,500 फैमिली के कोविड पेशेंट निजी अस्पताल में एडमिट थे और उनका कंप्लेंट था कि हमारे से ज्यादा बिल ओवर चार्ज किए। तो ये 2,500 फैमिली में से 75% लोग थे जिनका ओवर चार्जिंग हुआ। इनमें से 1,000 से ज्यादा महिलाएं थी जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और जो कर्जे की खाई में डूब गई है। भयंकर परिस्थिति थी और ये मुद्दा लेकर हमने हेल्थ मिनिस्टर तक के, मतलब 2021 में जो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर थे टोपे जी और MP जो थे सुप्रिया तैसोए, उनके साथ मिलकर हमने प्राइवेट अस्पताल के जो कोविड पेशेंट है उनकी जो शिकायत आई है, वो शिकायत आप लीजिएगा और उसका ऑडिट कीजिएगा। ये काम हमने किया। करीबन 105 पेशेंट ने उनकी शिकायत पीछे ले ली, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि भैया आप वापस बीमार पड़ोगे, हमारे पास आओगे, जो भी ज़्यादा पैसा लिया है हम दे देते हैं, शिकायत पीछे ले लीजिए। क्योंकि सरकार का जब प्राइवेट अस्पताल को लेटर आता है तो उनको कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ता है, मतलब ऐसे ही वो उसको अनदेखा नहीं कर सकते। तो 105 केसेस में विड्रॉ किए, 34 केसेस में ऑर्डर रिलीज किए गए कि ओवर चार्जिंग हुआ है और उनका रिफंड होना चाहिए। और 63 पेशेंट को बकायदा हाथ में चेक मिला कि आपका ओवर चार्जिंग हुआ है। सबसे कम चेक था 400 रुपए का और सबसे हाईएस्ट चेक था 1,37,000 का। तो कुल मिलाकर 16,50,000 रुपीज हमने प्राइवेट अस्पताल से रिफंड करवाए और 63 पेशेंट को दिए। ये 63 में से कई सारे पेशेंट की मौत भी हुई थी, तो उनके रिश्तेदारों को ये पैसे मिले। ये बहुत बधाई की बात है जन स्वास्थ्य अभियान के लिए, लेकिन हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि तब जो सरकार थी वो इंडिया अलायंस गठबंधन की थी। सरकार भी, मैं अगर कहूं कि डेमोक्रेटिक ताकतों की सरकार थी, जिस वजह से जन स्वास्थ्य अभियान के साथियों की बात को सरकार ने सुना, न केवल सुना बल्कि उसको मनन किया और उसको धरातल पर उतार करके न्याय करने का काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं, ये महाराष्ट्र से आए हुए हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए जो कायदे कानून बने हुए हैं, वो कायदे कानून जो है लूटपाट की डकैती को रोका जा सके। इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।